उसका फिटनेस और जो बीमा था वो एक्सपायर हो गया। क्या अब वो कोर्ट जा सकता है? कई बार जो डिले होती है, लेट होता है, वो कोर्ट उसको माफ़ी कर देती है। तो क्लेम के लिए फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाना ज़रूरी है क्या? सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म करना है, FIR नहीं लिखवानी। गाड़ी इनकी खड़ी थी और पीछे से कोई गाड़ी मार गया या डैमेज कर गया गाड़ी को, उसका क्लेम कैसे लूँ? गाड़ी खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी? तो हमें GVW पर जो 5% की छूट है, क्या यहाँ भी ये नियम लागू होगा? कंपनी क्लेम देगी क्या? जब ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा मुश्किल करती है कि क्लेम ना मिला जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। सवाल आपके जवाब हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम तमाम वो सवाल आपके लेंगे जो आपने बीमा से संबंधित पूछे हैं। अगर आपने कोई सवाल नहीं भी पूछा है बीमा को लेकर तो भी आप ये एपिसोड ज़रूर देखें, क्योंकि बीमा को लेकर आपकी जानकारी में बहुत सी बढ़ोतरी ये एपिसोड में ज़रूर होगी। तो आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री SK जैन जी, जो MB इंश्योरेंस ब्रोकर के डायरेक्टर हैं और इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी। सर, आज कई सवाल हैं। पिछले प्रोग्राम को देख के शायद लोगों ने ज़्यादा सवाल पूछना शुरू कर दिया, व्यूअर्स ने हमारे। तो पहला सवाल जो लेते हैं सर, वो यूट्यूब पर अंकुर ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि सर, मेरे ट्रक का एक्सीडेंट 2013 में हुआ था, उसके 6 महीने बाद कंपनी ने क्लेम देने से किसी कारणवश मना कर दिया और 1 साल तक गाड़ी खड़ी रही और उसका फिटनेस और जो बीमा था वो एक्सपायर हो गया। क्या अब वो कोर्ट जा सकता है? देखो, ये कोर्ट जाने की कोई लिमिट होती है। ओके। एज पर लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है, लास्ट कॉरस्पॉन्डेंस, लास्ट उन्होंने सबसे आखिरी में जो भी चिट्ठी लिखी होगी इंश्योरेंस कंपनी को, उसके 3 साल के अंदर अंदर वो कोर्ट जा सकती है। उसके बाद कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर उनके पास कोई स्पेशल कारण है कि जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं आए, तो वो उनका वकील, जो किसी वकील से पूछेंगे, वो अपना उनको सलाह देगा कि ये कारण ठीक है, तो वो कई बार जो डिले होती है, लेट होता है, वो कोर्ट उसको माफ़ी कर देती है, फिर उसको एंटरटेन कर लेती है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर जो कंपनी के साथ उनका कोई वार्तालाप लिखित रूप में अगर हुआ है, हाँ जी, उसका जो लास्ट हुआ है उसके 3 साल के अंदर अंदर वो कोर्ट जा सकता है, और अगर अदरवाइज नहीं जा सकता है, या फिर वो कोई और अन्य रीजन बताएं और अपने वकील से डिस्कस करें। लेकिन इनका कहना यह था कि गाड़ी उसके बाद फिटनेस और बीमा उसका एक्सपायर हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तो मतलब एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट हुआ, जब तो बीमा और फिटनेस थे, दोनों थे, तो इसलिए वो वैलिड उस टाइम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हो गया एक्सपायर तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। तो दूसरा सवाल है राजशेखर जी का। राजशेखर पूछते हैं कि 3 व्हीलर के लिए परमिट जरूरी है क्या? क्या इसके बिना इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा? लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया यहाँ पर कि ये पैसेंजर 3 व्हीलर की बात कर रहे हैं या गुड्स 3 व्हीलर की बात कर रहे हैं। देखो, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जी, गुड्स कैरिंग व्हीकल होती हैं, उसको 3000 किलो तक परमिट की जरूरत नहीं होती जी, लेकिन पैसेंजर के अंदर उनको परमिट लेना पड़ेगा। ओके। तो अभी इन्होंने तो अगर एक्सीडेंट के टाइम तो परमिट होना जरूरी है। परमिट होना जरूरी है। अगर आपका 3 व्हीलर यात्री वाहन है, पैसेंजर वाला है, और अगर माल ढोने वाला है तो आपको जरूरी नहीं है, तब टैक्स देना जरूरी है, तब टैक्स भरा होना चाहिए। टैक्स देना, टैक्स जरूरी है। जब गुड्स कैरिंग व्हीकल है, जब एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट, तो टैक्स पूरा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पूरा होना चाहिए। टैक्स पूरा होना चाहिए। इसके बाद सवाल है राहुल सिंह का। इन्होंने पूछा है कि सर, गाड़ी पेट्रोल, इनकी जो गाड़ी है वो पेट्रोल और LPG दोनों पर है, लेकिन जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना है वो सिर्फ पेट्रोल का बना है, तो इसमें क्लेम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, क्लेम में दिक्कत नहीं, कोई नहीं आएगी, लेकिन इनको अपने इंश्योरेंस के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मेरी दो उस पर चलती है, पेट्रोल पे भी और LPG पे भी। ओके। अगर एंडोर्समेंट नहीं करवाएंगे तो क्लेम में दिक्कत आ सकती है। अच्छा, मतलब PUC तो ठीक है, एक पेट्रोल का लेना है, ठीक है, लेकिन इनको इंश्योरेंस के अंदर और ये इनकी RC में भी एंडोर्समेंट होनी चाहिए। RC और इंश्योरेंस में लिखा होना चाहिए LPG एंड पेट्रोल, और PUC में कोई चक्कर नहीं है, वो पेट्रोल पे भी है तो ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले तो पेट्रोल की गाड़ी ले लेते हैं, बाद में देखना सस्ता चलाने के लिए उसको बाद में LPG लगाते हैं जी, लेकिन ना तो वो RC में एंडोर्समेंट करवाते हैं, ना इंश्योरेंस में करवाते हैं। उस टाइम पे जो है इंश्योरेंस क्लेम मिलने में दिक्कत आएगी। जब भी दूसरा LPG लगाए या CNG लगाएं
उसको जो है एंडोर्समेंट आरसी में भी कराएं और इंश्योरेंस में भी कराएं। ठीक है। और जो पीछे से लगी लगाई आती है गाड़ी तो वो तो फिट इन उसमें तो ठीक है, वो तो आरसी भी वैसी बनती है और इंश्योरेंस भी वैसी बनेगी। तो बड़ा क्लियरली जैन साहब बता रहे हैं कि अगर तो पहले से ही गाड़ी शुरू से ही अगर पेट्रोल और एलपीजी में, तो आरसी और इंश्योरेंस में वो होता ही है। लेकिन अगर बाद में आपने फिटनेस कराई है सीएनजी की या एलपीजी की, तो उसे एंडोर्समेंट करा लें उसकी आरसी में और इंश्योरेंस में, अगर आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस में दिक्कत ना आए क्लेम में। चौथा सवाल है सर, आशीष किन्रा है, इनका सवाल है कि सर क्लेम के लिए फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाना ज़रूरी है क्या? मैं एफआईआर तो दर्ज करवा चुका हूं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए पुलिस डिपार्टमेंट वाले रिश्वत मांग रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था कि कोई गाड़ी चोरी हो जाए तो जो शर्तें हैं बीमे की, पहली शर्त में ये लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म करना है, एफआईआर नहीं लिखवानी। अच्छा, हाँ, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। एफआईआर लिखवा दी तो उसका मतलब और थोड़ी सी इनको, फिर एफआईआर का मतलब है एफआईआर क्लोज भी होगी। जब क्लोज होगी तो पुलिस वाले अपना रिपोर्ट देंगे कोई। तो अगर आपने इंटीमेट किया होता तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं मांगती। लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी को एक बार लिख के दे सकते हैं कि शर्त नंबर 1 में हमें एफआईआर लिखवाने की जरूरत नहीं थी सर, इंटीमेशन दी थी, इंटीमेशन के मुताबिक मेरा क्लेम सेटल किया जाए। तो अब सर एफआईआर लिखवा दिया तो अब जरूरी है या अब भी चल सकता है? थोड़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस दे देती है आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है, ले लेनी नहीं, अब जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। तो कहने का मतलब सर का ये है कि पहली बात, आपको एफआईआर की जरूरत ही नहीं थी। आप सिर्फ एक प्लेन पेपर पर इंटीमेशन दे सकते थे पुलिस वालों को, रसीद ले लेते उसकी एफआईआर की जरूरत नहीं थी। अब एफआईआर करा दी है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। वो अब करप्शन वाला ये एक सेपरेट मुद्दा हो गया, आप उसको कैसे डील करते हैं वो आप पर है। सर इसके बाद 5वां प्रश्न है दीपक शर्मा जी का। इनका सवाल है कि गाड़ी इनकी खड़ी थी और पीछे से कोई गाड़ी मार गया या डैमेज कर गया गाड़ी को, उसका क्लेम कैसे लूं? अब बड़ा जो उनका प्रश्न है, गाड़ी खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी? अच्छा, ये चला रहे थे, रेड लाइट पे खड़ी थी या घर पे पार्किंग में खड़ी थी? हाँ। ये इन्होंने नहीं लिखा। हाँ जी। जब गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी है, पीछे से मार दिया कोई, वो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट काउंट होगा। ठीक है। कई बार जो होता है रात को घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई है, कोई आया शीशे तोड़ गया, या पार्किंग में खड़ी है, कोई मार के चला गया, तो वो ऐसे होता है, इसके अंदर मैलिशियस एक्ट बोलते हैं उसको। मतलब किसी ने डैमेज कर दी लेकिन उसका पता नहीं है कुछ जी। तो इस केस में हमेशा पहले इंटीमेशन करो पुलिस को। एफआईआर की जरूरत नहीं है, इंटीमेशन कर दो पुलिस को। आजकल कई स्टेट में तो जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन आप कर सकते हो जी। वो इंटीमेशन दे दो और फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को बता दो ये क्लेम हुआ है, तो वो क्लेम मिल जाता है। उसकी जो पुलिस को इंटीमेशन कर दें और उसकी कॉपी है जो इंश्योरेंस कंपनी को दे दें, तो सर्वेयर लग जाएगा और वो उनको असेस करके आपको क्लेम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर अगला प्रश्न है जितेंद्र सिंह का। ये पूछते हैं कि अगर मेरे पास कार और बाइक दोनों हैं, लेकिन मैंने 750 रुपये वाला प्रीमियम, जिस पर वो 15 लाख का क्लेम मिलता है, सिर्फ बाइक पर लिया है और दुर्घटना कार की हो जाती है, तो क्या मुझे 15 लाख का क्लेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो IRDA का सर्कुलर है 11 दिसंबर 2018 का, उसके अंदर उसमें लिखा हुआ है कि आप जितनी मर्जी आपके नाम पर व्हीकल हो, आप एक ही का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेंगे 15 लाख का, वो सभी के अंदर आपको उसको एंडोर्स करवा लो। जैसे स्कूटर का लिया है, आपको कार भी है तो उसमें उसका रेफरेंस दे दिया जाए, तो उसमें आपको क्लेम चाहे गाड़ी का हो, गाड़ी से हो, चाहे स्कूटर से हो, या फिर अपना कमर्शियल व्हीकल से हो, वो सब कवर होगा उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ी नई इन्फॉर्मेशन जैन साहब दे रहे हैं कि अगर कार है, बाइक है, ट्रक है, बस है आपके नाम पर और आपने वो 750 रुपये वाला जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक बार ले लिया है, तो आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी वो कार का या ट्रक बस का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसमें उसकी इंडोर्समेंट करा लीजिए, जो आपने अलग से पॉलिसी ली हुई है उसका इंडोर्समेंट करा लीजिए, तो फिर आपको क्लेम में दिक्कत से नहीं आएगी। तो आप वो 15 लाख वाला जो क्लेम है उसके एलिजिबल हो जाएंगे। एक मैं आपको एक और इसमें बताना चाहूँगा, इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादातर उनको कस्टमर को ये कहती है, नहीं जी बीमा जो है ना एक ही क्लास की जो व्हीकल है उसमें एप्लीकेबल होगा। जैसे 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर में एक लेना पड़ेगा, कार के लिए अलग लेना पड़ेगा, ट्रक के लिए अलग लेना पड़ेगा। वो इंश्योरेंस कंपनियां गलत कहती हैं। जो IRDA का सर्कुलर मैंने बताया 11 दिसंबर 2018 का, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आप जो है एक ही इंश्योरेंस करवा के
ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनियों के झांसे में ना आए, सिर्फ जितनी भी गाड़ियां आपके नाम पर हैं उनके लिए, सबके लिए एक ही आपको जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 750 में मिल रहा है आजकल, 375-400 में मिल रहा है। हाँ। तो वो एक ही पॉलिसी इनफ है, लेकिन इंडोर्समेंट जरूर करा लें बाकी गाड़ियों का। हाँ बिल्कुल। सर महाराष्ट्र से हैं यावरली मीर, इनका सवाल है कि इनके पास 3118 गाड़ी है जिसका GVW है 35,000 किलो। जब इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी का लोड था 36,700 किलो, कहने का मतलब 1700 किलो ज़्यादा था उस टाइम वेट। लेकिन इनका प्रश्न है कि तो हमें GVW पर जो 5% की छूट है, क्या यहाँ भी ये नियम लागू होगा, कंपनी क्लेम देगी क्या? जैसे एक सर नियम है पीछे बना सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आप 5% ज़्यादा वेट GVW से डाल सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, तो क्या उस केस में इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं कोई प्रॉब्लम करेगी? देखो इसके अंदर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है। अच्छा जी। ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है या सिंपल वैसे ही एक्सीडेंट हो गया। ओके। जब ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा मुश्किल करती है कि क्लेम ना मिला जाए जी। क्लेम अगर आज ज़्यादा परस्यू करें, जैसे नोटिफिकेशन है 5% तक जो है, तो फिर वो 5% क्लेम काट के दे देती है। 5% क्लेम अमाउंट का 5% काटेगी। अच्छा। वो अमाउंट पे कर देगी। नहीं, जब सर नियम ही है भारत सरकार का तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? लेकिन नियम है, लेकिन वो जो देखते हैं वो देखते हैं आरसी के अंदर कितना वेट लिखा हुआ है, या तो आरसी के अंदर अलाउड हो जाए। आरसी में तो हमारा वही 35,000 ही रहता है। जी जी। तो लेकिन नोटिफिकेशन आई हुई है जी। नोटिफिकेशन ये डिपेंड करता है इंश्योरर टू इंश्योरर। अच्छा। ये भी है आजकल ना थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे। ओके। वो भी डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले ये जरूर देखा जाएगा कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है। ओके। अगर एक्सीडेंट में ओवरलोडिंग का कोई मेथड नहीं है तो उसमें क्लेम रिजेक्ट नहीं होता। मान लीजिए गाड़ी खड़ी है और उसमें 5% छोड़ी है, उसमें 20% ओवरलोड है गाड़ी, और किसी ने आगे पीछे से गाड़ी को ठोक दिया और गाड़ी का नुकसान कर दिया, तो उस केस में क्लेम मिलेगा। इसमें कोई ओवरलोडिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएशन जैसा बता रहे हैं कि ये देखना होगा कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है। अगर एक्सीडेंट की वजह ओवरलोड नहीं है, अगर मान लीजिए क्योंकि गाड़ी खड़ी है पीछे से किसी ने मार दिया, तो ओवरलोड हो या अंडरलोड हो उसमें गाड़ी का कोई कसूर नहीं है, तो उस केस में आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर ओवरलोड की वजह से गाड़ी पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा इसके उसमें दिक्कत करती है। तो यार रीजनेबली देख के जितना परसेंटेज ओवरलोडिंग है उतना परसेंट क्लेम काट देती है। उतने परसेंट क्लेम काट लेती है। लेकिन जहां तक 5% वाला आपके सवाल का मसला है कि 5%, वो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से तो अलाउड है, लेकिन जैसा आपका कहना है कि कंपनी टू कंपनी ये डिपेंड करता है। तंग करती हैं कंपनियां, परेशान तो जरूर करती हैं उसके अंदर, तो थोड़ी दिक्कत होती है उसके अंदर लेने में। बिल्कुल। कोर्ट में अगर जाएंगे तो वो मिल जाएगा, वो कोर्ट में जाके मिल जाएगा, अदरवाइज नॉर्मली कंपनियां थोड़ी दिक्कत करती हैं इसके अंदर। तो सर 9वां प्रश्न हमारा है झारखंड से। इनका कहना है कि मेरा 12 चक्का ट्रक है, 11 मई 2018 को बेगूसराय से इनकी गाड़ी सर चोरी हो गई। ड्राइवर और हेल्पर को बुरी तरह से पीटकर वो फेंक गए। उसके बाद आज तक गाड़ी का कुछ पता नहीं चला है, 7-8 महीने हो गए। तो उस टाइम ये कह रहे हैं कि मेरे इंश्योरेंस और मेरा फिटनेस सिर्फ चोरी होने से 6 दिन पहले दोनों एक्सपायर हो गए, तो क्या मुझे क्लेम मिलेगा? देखो ये सबसे बड़ा वो है कि ना तो इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है जी, ना परमिट है जी, जो 6 दिन पहले इंसिडेंट होने से 6 दिन पहले ख़त्म हो चुकी है। जी, क्योंकि अंडर मोटर व्हीकल एक्ट ये बहुत कंपलसरी है कि हर एक कमर्शियल व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट होना चाहिए, और 15 दिन पहले आपको अप्लाई करना है ख़त्म होने से पहले। अच्छा कि अगर आपका एक्सपायर ख़त्म होने वाला है तो आप उसको रिन्यू कराओ। जी। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि गाड़ी में सामान था अच्छा। या खाली गाड़ी थी, ऐसे ही खड़ी थी। ओके। इनको क्लेम मिलने के चांसेस जब भी बन सकते हैं अगर ये कहें कि गाड़ी मेरी ऐसे ही खड़ी थी, यूज़ नहीं हो रही थी, ओके। है तो वहाँ खड़ी खड़ी गाड़ी में वो लूट पार मर करके गाड़ी ले गए। ओके। फिर तो उसमें क्योंकि उसमें फिटनेस और परमिट की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो उनको क्लेम मिल सकता है। ये पॉइंट तो सर जैन साहब बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए सिर्फ एक केस में, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फिटनेस और वो जो ज़रूरी है, और 15 दिन पहले आपको अप्लाई भी करना होता है जब आपका एक्सपायर होने वाला है इंश्योरेंस। लेकिन अगर मान लीजिए आप गाड़ी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उस केस में अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो शायद आपको क्लेम, तब उस क्लेम आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सर मुझे ये लग रहा है कि गाड़ी में हेल्पर और ड्राइवर दोनों थे,
उनकी पिटाई भी हुई। तो पता नहीं, अभी इतनी डिटेल इन्होंने नहीं बताई है कि गाड़ी उस टाइम घर पे खड़ी थी या हाँ, ये डिटेल नहीं दी हुई, डिटेल नहीं दी है, या ऑन रूट थी रास्ते में, ये अगर रोड थी या सामान लेके कहीं जा रही थी तो क्लेम मिलना मुश्किल है। तो फिर क्लेम मिलना मुश्किल है आपको। सर लास्ट प्रश्न है आज का, ये ईश्वर माली जी हैं उड़ीसा से। इनका सवाल है, ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ खेती का भी काम है इनका, और इनका खेत के अंदर ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई तो ट्रैक्टर में आग लग गई। फोटोग्राफ्स भी उन्होंने भेजी, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई परमिट तो नहीं था इसका, तो क्या मुझे क्लेम मिलेगा? देखो, ट्रैक्टर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के लिए परमिट की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। आग लग गई, आग लगना जो है कवर्ड होता है इसके अंदर, पॉलिसी के अंदर, तो इनको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। कोई दिक्कत बस ये है कि टाइमली उनको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है, तो इनको क्लेम मिल जाएगा। तो ईश्वर जी आपको क्लेम मिलेगा इसका, लेकिन आपको ये जरूरी है कि आपने इसको साथ के साथ इंटीमेट कर दिया है। कितने दिनों में सर इंटीमेट करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को? वैसे तो 7 दिन होता है, 24 घंटे के अंदर करना पड़ता है। ओके। तो लेकिन 7 दिन के अंदर कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना है कि मेरा ये एक्सीडेंट हो गया है, ये जो जल गई गाड़ी। तो जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत सारी क्वेरीज का आंसर दिया। तो आज के इस एपिसोड में जैन साहब ने हमें क्लेम को लेकर, बीमा को लेकर बहुत सी नई जानकारियां दी हैं। उम्मीद है कि आपके ये काम आएंगी, आपको नई जानकारियां मिली होंगी। तो आगे से भी अगर आपका कोई बीमा को लेकर सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए पूछ सकते हैं। एक ही गुजारिश है कि जब भी आप अपनी समस्या बताते हैं तो थोड़ी डिटेल में बताएं, ताकि आपको सही आंसर मिल सके और आसानी से मिल सके। तो ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।